एनकाउंटर मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर बिलौटी पहुंचे और न्याय का भरोसा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक और बड़े सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से सही ठहरा दिया है। अब जितन राम मांझी के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट हम आपको दिखाएं उससे पहले पूरा मामला आपको समझा देते हैं। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर जहां आज चिराग पासवान मुलाकात करने पीड़ित परिवार से पहुंचे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने मां के आंसू पोंछे, तो वहीं दूसरी तरफ जितन राम मांझी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अब ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते आगे, 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने और कौटिल्य नगर के आवास में शिफ्टिंग के बाद भी विवाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी आवास के सरकारी सामानों की जांच की, तो जेडीयू ने लालू प्रसाद पर कौटिल्य नगर आवास के लिए विधायकों से जमीन लिखवाने का आरोप लगाते हुए बिहार की सियासत गरमा दी है। हालांकि आरजेडी ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन आरोपों की राजनीति पर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लालू राबड़ी के आवास पर जारी है विवाद। 10 सर्कुलर रोड की भवन निर्माण ने की जांच। आवास के सरकारी सामान का आकलन। अभी इन्वेंटरी तैयार किया जा रहा है। लालू प्रसाद के कौटिल्य नगर आवास पर कोहराम। जेडीयू का आरोप, गलत तरीके से लिखवाई गई जमीन। गुनाह पीछा छोड़ता नहीं है लालू जी। आरजेडी का पलटवार, लालू फोबिया से ग्रस्त है जेडीयू। लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित है। आवास का विवाद, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा है। करीब 20 साल तक 10 सर्कुलर रोड आवास में गुजारने के बाद आखिरकार राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली कर दिया। कई बार नोटिस जारी किया गया, 29 जून तक अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। तब जाकर 2 जुलाई को राबड़ी देवी ने आवास से सामानों की शिफ्टिंग पूरी की। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के बाद अब बारी है भवन निर्माण विभाग की, जिसकी टीम एक्शन में दिख रही है। विभाग की टीम आवास में पहुंची और पूरे आवास का मुआयना किया। सरकारी सामानों का आकलन किया जा रहा है और उनकी लिस्ट तैयार भी की जा रही है। मकसद है नए आवंटी को हैंडओवर करने से पहले आवास को पूरी तरह ओके करना। अभी इन्वेंटरी तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी इन्वेंटरी एक बार तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हैंड ओवर कर दिया गया ऑफिशियली। भाई मोबाइल चाबी सर आप लोग को मिल गए? अरे मोबाइल पर मैंने हैंड ओवर कर दिया। तो राबड़ी देवी के आवास की जहां भवन निर्माण विभाग की टीम जांच कर रही है, वहीं लालू प्रसाद के कौटिल्य नगर आवास को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि आरजेडी अध्यक्ष ने गलत तरीके से कौटिल्य नगर की जमीन लिखवाई है। नीरज कुमार की माने तो दिवंगत सुधा श्रीवास्तव, बादशाह आजाद, जयप्रकाश यादव और प्रेमचंद गुप्ता से जमीन लिखवाई गई। किसी को मंत्री तो किसी को एमएलसी बनाने का लालच दिया गया। सहकारिता नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीएम से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। इधर आरजेडी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू को लालू फोबिया से ग्रसित होने का आरोप लगा दिया। विधायक लोग प्रतीक्षा सूची में थे और लालू यादव पटना के बड़े जमींदार बनने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे थे, जमीन कब्जा करो शास्त्र पढ़ रहे थे। गुनाह पीछा छोड़ता नहीं है लालू जी। आपने गुनाह किया है। पूरे तथ्यों के साथ सरकार से आग्रह करेंगे कि पूरे मामले की जांच की जाए। देखिए, एनडीए में बैठे लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित हैं। अब जब तक वो लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी।
तो कुछ लोग अपनी राजनीति की दुकान ही आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार का नाम लेकर चला रहे हैं। लैंड फॉर जॉब के बाद अब लैंड फॉर होम का जेडीयू की ओर से लगाया जा रहा आरोप लगता है लालू परिवार की फिर से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राबड़ी देवी के सीएम रहते जमीन के आवंटन में धांधली का आरोप लालू प्रसाद पर लग रहा है। जेडीयू की ओर से जांच की मांग उठ रही है। अगर जांच होती है तो नए खुलासों के साथ लालू परिवार पर शिकंजा भी कस सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट सरकार की ओर से फर्जीवाड़े का आरोपों की जांच का आदेश दिया जाता है या नहीं। लेकिन तब तक बिहार की सियासत में मॉनसून की आहट के बीच राजनीतिक रार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जहां दो केंद्रीय मंत्री की अलग अलग राय ने सियासत गरमा दिया है। एक तरफ चिराग पासवान पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर बिलौटी पहुंचे और न्याय का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक और बड़े सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से सही ठहरा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। भोजपुर में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुका है। एनडीए सरकार के ही दो दिग्गज नेता इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे तो लगा कि सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने इस पूरी संवेदनशीलता पर पानी फेर दिया है। जीतन राम मांझी ने पुलिसिया कार्रवाई की पैरवी करते हुए साफ कह दिया कि भरत तिवारी के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। मांझी ने दलील दी कि पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया। वो सहानुभूति के पात्र नहीं थे। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। सुना आपने देश के एक केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के ये बोल जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करते। मांझी ने बातचीत के दौरान सरेआम पूछा कि क्या भरत तिवारी पर शेड्यूल कास्ट का केस नहीं था, अगर था तो उनके अंदर क्रिमिनल भावना थी कि क्या उन पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस नहीं चला था। अगर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस चला था, इसका मतलब है कि जरूर शेड्यूल कास्ट और लोगों के प्रति अपना कोई ऐसा क्रिमिनल भावना उनमें थी। वाह मांझी जी वाह, क्या अद्भुत तर्क है आपका। यानी आपके मुताबिक जिस किसी पर भी मुकदमा दर्ज हो पुलिस उसे सड़क पर गोली मारती। क्या देश का संविधान और अदालतें बंद कर दी जाएं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं पता कि आरोपी और अपराधी में फर्क होता है? या मांझी जानबूझकर जाति का रंग देना चाहते हैं और दलित कार्ड के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अगर वे विक्षिप्त थे तो हाथ में रिवॉल्वर कहां से आया? पुलिस पर रिवॉल्वर क्यों ताना? अगर पुलिस को मारना ही होता तो खोपड़ी या सीने में मारती, पैर में क्यों मारती? और उन्होंने ताना, रिवॉल्वर दिखलाया। मैं समझता हूं कि पुलिस पर हो क्या मेरे ऊपर अगर कोई रिवॉल्वर ताने, अब हम हाथ में दही जमा करके बैठे रहे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए पुलिस ने वहां जो किया सो ठीक किया, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, सीना में मारता। पुलिस ने तो न्याय संगत जो कानूनन होता है पैर में मारा उसने गोली। इसके बाद जब न्यूज 18 संवाददाता ने पूछा कि एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान तो पीड़ित परिजनों से मिलने गए हैं, तो मांझी का अहंकार सातवें आसमान पर दिखा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान जी क्या कहते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, अपना अपना सोच है। इस बयान से ये तो साफ है कि मांझी को न तो गठबंधन की मर्यादा की परवाह है, न ही किसी इंसान की मौत का मलाल। वो तो बस दलील दे रहे हैं कि पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारती, पैर में क्यों मारा? मांझी जी, पैर में लगी गोली से भी इंसान की जान चली गई, इस सच से आप अपनी आंखें कैसे मूंद सकते हैं? जब मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, तो मांझी पुलिस को क्लीन चिट देकर जांच को प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक की खातिर सवर्ण बनाम महादलित की साजिश रच रहे हैं?
क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार खुद देश के मंत्री दे रहे हैं? भरत तिवारी ने महादलितों की लड़ाई लड़ी या नहीं, यह वहां की जनता जानती है। लेकिन मांझी ने जिस तरह झुरमुट की ओट में चहकने वाली चिड़िया कहकर मृतक का मजाक उड़ाया है, उसने साबित कर दिया कि राजनीति में संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक तरफ इंसाफ की गुहार लगाता परिवार है, दूसरी तरफ चिराग पासवान की मरहम लगाने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी का यह घिनौना सियासी खेल बिहार की कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। अब देखना होगा कि इस बेलगाम बयानबाजी पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही इस पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। दशकों से बीजेपी के गढ़ रहे बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इस चर्चा ने उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना शहर की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर। ये सीट अब बिहार की सियासत के केंद्र में आ गई है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 से 13 जुलाई तक उपचुनाव के लिए नामांकन होगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। करीब 30 साल से बीजेपी का गढ़ रहे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2006 से नितिन नवीन जीतते रहे। कायस्थ बहुल सीट है बांकीपुर। करीब 3,80,000 वोटर हैं। कायस्थ वोटर करीब 70,000 के करीब है। पर अब बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। जनसुराज की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस सीट से खुद मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जनता इस बार भी उन्हीं का साथ देगी। जो भी उतरे, लेकिन बांकीपुर आज पूरे देश में मॉडल विधानसभा के रूप में है। आज वहाँ से मेट्रो भी गुजरने वाली है। आज फ्लाई ओवर वहाँ से कितने फ्लाई ओवर बने हैं। आज नाले का निर्माण हुआ। कहाँ से कहाँ बांकीपुर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बांकीपुर का नाम है, क्योंकि बांकीपुर का एक विधायक का विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और वहाँ के लोग भी यह देख रहे हैं कि हमारे विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आभार और धन्यवाद प्रकट करने के अभूतपूर्व मतों से जो है बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का के विधायक बनकर जाएंगे और जीत कर। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को राजनीति का फ्लॉप हीरो बताया है। अब राजनीति के फ्लॉप हीरो प्रशांत किशोर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने का कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हमारी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अब खोने के लिए क्या बचा है। बांकीपुर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सबकी नजर उम्मीदवारों की लिस्ट पर है कि कौन किस पर दांव खेलता है। खासकर प्रशांत किशोर अगर वाकई इस सीट से लड़ते हैं तो उनका हश्र इस बार भी 2025 विधानसभा में जनसुराज जैसा होगा या फिर उनकी पार्टी का खाता खुल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है तो दूसरा बदमाश भागने के दौरान घायल हुआ है। एक आरोपी मुजफ्फरपुर, दूसरा समस्तीपुर का निवासी है। लूटपाट के कई मामलों में ये दोनों वांछित थे। ताजपुर इलाके में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। दोनों घायलों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना को अंजाम देने के फिराक में ये दोनों बदमाश थे। सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश अमन को गोली लगी है। समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड इलाके के बंगरा और वैशाली के बॉर्डर पर बलगांव इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में 2 अपराधी की जख्मी होने का मामला सामने आया है। और यहाँ पर एएसपी संजय पांडे है। सर, क्या कुछ मामला इसमें आया है? ये अमन कुमार एक पेशेवर अपराधी है, पहले जमानत से आया है अभी, और लगातार ये अपने गिरोह के साथ घटना कर रहा था।
तो इस प्रकार यह गिरोह काफी सक्रिय था। आज भी एक घटना करने वाले थे। इसी घटना के सूचना के सत्यापन में बाद में पुलिस गई थी, एसटीएफ और ताजपुर बंगरा की पुलिस गई थी, जिसके कारण ये मुठभेड़ हुआ है और एक व्यक्ति को गोली लगी है जवाबी कार्रवाई में और एक व्यक्ति को चोट लगी है जिसका इलाज कराया जा रहा है। अपराधियों के द्वारा पुलिस पर भी फायरिंग, हाँ फायरिंग की गई, तभी जवाबी कार्रवाई के रूप में हमें इन पर गोली लगी है। तो अमन नाम का जो अपराधी है उनको गोली लगी है और भागने के क्रम में जो दूसरा अपराधी था उसको पैर में चोट लगी है और ये कई लूट के मामले में आरोपी थे और एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की और उसी दौरान अपराधी तक पुलिस पहुंची और फिर अपराधी वहां से भागना शुरू किया और फिर वैशाली के बलिगांव इलाके में जब पहुंचे तो समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और दूसरा भागने के क्रम में घायल हुआ और दोनों को इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में लाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सीतामढ़ी में भी पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जहां रीगा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुई लूट मामले में पुलिस ने रेवासी इलाके में छापेमारी कर मुख्य आरोपी फेकन महतो का एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी फेकन महतो घायल हो गया। मुठभेड़ में भागते समय अपराधी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है। इस कार्रवाई में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है और लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। भागलपुर में मानसून के आने के साथ ही बाढ़ की आहट भी सुनाई दे रही है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर भी दिख रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर जल संसाधन विभाग की तैयारी में जुटा है। कटावग्रस्त इलाकों में कटाव रोधी काम भी जारी है। सबौर प्रखंड के ममलखा में पिछले साल गंगा नदी का रौद्र रूप दिखा था। इस साल यहां करीब 10 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम जारी है। जल स्तर बढ़ने पर कटाव नहीं हो, इसे लेकर बालू की बोरियां गंगा नदी में डाली जा रही हैं। साथ ही नौगछिया के गोपालपुर इस्माइलपुर तटबंध को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम ने काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ममलखा के लोगों की माने तो प्रशासनिक दावों के बाद भी काम में लापरवाही बरती गई और जल स्तर बढ़ने पर बालू की बोरियों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। पहले काम करने के लिए आया ना तो जब ऊपर पे दे रहा था बोरी, तो हम लोग कहे कि देखिए पहले 80 दीजिए, नीचा से जो गहराई है 70-75 फीट 100 फीट उसमें दीजिए, पहले वो एनसी दीजिए, ठोस से दीजिएगा तो ऊपर दीजिएगा तो ठोस होगा। लेकिन बोला कि ठेकेदार के नहीं, पहले जो है ना पानी बढ़ रहा है तो ऊपरे से देंगे तब नीचा में देंगे। लेकिन अब जब ऊपर पे दे दिया तो अब कह रहे हैं तो कहा कि दे दिए, लेकिन सगट चेक कीजिए ना किधरों ने। पहले नीचे में पहले बोरी देना चाहिए था, तब इसके बाद एनसी देना चाहिए, तब देना चाहिए। हम लोगों का मांग था कि रिंग बांध, लेकिन यहाँ तो बोरी दिया गया था। तो हमको लगता है कि हमको नहीं उम्मीद लगता है बचेगा, काहे कि ये जो दे रहा है ये टोटल फौजदारी काम हो रहा है। तो बिहार में बाढ़ की दस्तक से पहले नदियों के कटाव रोकने के लिए जारी काम पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। बात बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार की करें तो कटिहार के मनिहारी प्रखंड के धुरियाही स्थित पंचायत सरकार भवन के पीछे गंगा नदी के किनारे कटाव निरोधी काम किया गया था। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बने अप्रोन यानी कि बाढ़ निरोधी ढांचा का बड़ा हिस्सा ढहकर नदी में समा गया और अब नदी का कटाव खेती और आवासीय जमीन को छीनने को तैयार है। कटाव की आशंका से दहशत में आए लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही पूछा कि बाढ़ की दस्तक से पहले तेज हो रहे कटाव से अगर बड़े इलाके में कहर के हालात आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कटाव के कारण जो है आज वहां पर लगभग 10 से 12 हजार परिवार जो है घर से बेघर होने का कगार पर है। इससे हम सरकार से और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पर जो है निगाह रखे और जल्द से जल्द इस पर जो है कोई ठोस उपाय किया जाए। विशेष टीम गठित करवा रहे हैं जो सारे बिंदुओं पर, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो चाहे जैसे इश्यूज हो,
विभाग स्तर की एक टीम, उच्च स्तरीय टीम आकर के इसकी जांच करेगी और उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर फिलहाल क्या आदेश दिए गए? फिलहाल उनको जो काम उसके मॉनिटरिंग के लिए पहले भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला गया था, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, और जो ये शिकायत प्राप्त हुई है इसके लिए हम लोग विभाग स्तर से जांच करवा रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सुगौली में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण मुक्त कराई गई है जमीन। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी से अवैध निर्माण को ढाया गया है। सीओ और थानाध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया है। पीछा हमार जमीन बा ऊपर हम अति टाइटल शूट कइले बानी। अच्छा। आगाड़ी अभी अतिक्रमण कर देल बारे दोसर कोई जी अतिक्रमण कइले बारे, तो वो हम घर टूटत है कि हम का करी, कानून से हम बाहर नहीं थी। अब का होई? घर टूट जाई तो कहाँ रहबा? जी अब तो हम कहाँ कहीं रहे। तो आप लोग तो रोड पर आ गए आप लोग? जी। तब रहिए कहाँ? बाल बच्चा कहाँ रहिए? रोड पर कहीं रह जाए। फिर बेगूसराय में सड़क हादसे में महिला के घायल होने के बाद जमकर बवाल हुआ। सिंघौल थाना के अंग्रेजी ढाला के पास ट्रैक्टर चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिसका गंभीर हालत में बेगूसराय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में 2 और लोग भी घायल हुए। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर चालक को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि चालक नशे में था। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया। बता दें कि पिछले दिनों सिमरिया गंगा स्नान के लिए जा रहे 6 युवकों में से 3 की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि 3 युवक घायल हो गए थे। उन्हीं में से एक घायल युवक के लोग विधायक से आर्थिक मदद लेने जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। कहाँ से आ रहा था लोग का? ततरी डंडारिस। जाना कहाँ था? कोई जे एक्सीडेंट तो ले अंदर में गिर। शराब पी के कहाँ चलाते हो गाड़ी? नहीं शराब नहीं। तो रविवार के रात में एक्सीडेंट हो गया था। उसमें 6 लड़का था, 3 खत्म हो गया, 3 है। उसमें से एक ज़्यादा फनी है। हम मदद के लिए जा रहे थे बोलो सिंह के घाट पर, कुछ मदद मिल जाए। यही बीच में घटना हो गया, ट्रक वाला धक्का मार दिया है। हम लोग चल रहे थे साइड। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कुछ घंटों के भीतर 2 सड़क हादसे हुए हैं। 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह टोटो चालक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, तो दोपहर में हाईवा की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बाईपास सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, हालात संभाले गए हैं। हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने रोड जाम कर दिया था, बट हमारे पास पर्याप्त फोर्स थी, तो हम लोगों ने भीड़ को कंट्रोल कर लिया है, भीड़ क्लियर कर लिया है। ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। जो भी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया है और जो भीड़ को शांत करने का जो काम है वो हम लोगों ने कर लिया है। मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और उनके मामले में कोर्ट से तारीख दर तारीख मिलती जा रही है। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की छुट्टी पर होने के कारण आज कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 7 जुलाई को तय की गई है। खास बात यह है कि आगामी 7 जुलाई को खान सर के साथ साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड से जुड़े मामले की भी एक साथ सुनवाई की जाएगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज सुनवाई के लिए डेट फिक्स था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज आज छुट्टी पर थे। उनके जगह इंचार्ज कोर्ट एडीजे 2 थे। एडीजे 2 के द्वारा इस मामले को आज के लिए एडजर्न कर दिया गया है। अगली तिथि 7 तारीख को। तीनों बेल पिटीशन का साथ में ही सुनवाई होना है। तीनों ही साथ में ही चलेगा और तीनों ही बेल पिटीशन पे साथ में सुनवाई 7 तारीख। आज जज साहब छुट्टी में है और वो गया हुए ट्रेनिंग में, जैसा इंफॉर्मेशन है बाय द स्टाफ्स ऑफ द कोर्ट, तो इसलिए सुनवाई 7 को गई है। उस दिन ही फाइनल आर्गूमेंट होगा। जो भी मांग की गई थी वो सब सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब 7 को होगा और इन लोग का जो भी नो कोर्सिव था उसको एक्सटेंड कर दिया। सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिस पदाधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। सलखुआ थाना के कथित दलाली
और मादक पदार्थों के सिंडिकेट से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोसी रेंज के आईजी ने खुद सलखुआ थाना पहुंचकर औचक जांच की है। जांच के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार और कथित दलाल सतीश कुमार के बीच मोबाइल पर बातचीत के सबूत मिलने की बात कही गई। इसके बाद गोसपुर मंदिर के पास छापेमारी कर सतीश कुमार को हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक लैपटॉप और केस डायरी बरामद हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में संलिप्तता के आरोप में 10 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आदरणीय डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जाकर के कल सलखुआ थाने में थानाध्यक्ष के चैम्बर में बैठ करके एक कथित रूप से अवैध व्यक्ति द्वारा अनुसंधान को प्रभावित करने की बात का वीडियो जो है वायरल हुआ था पिछले दिनों। इसको लेकर करके आदरणीय डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में कल मैं खुद गया था, वहाँ पर हम लोगों ने जांच किया। जांच के क्रम में जो है बहुत तरह की बातें पता चली और इसके साथ ही गौसपुर के पास मंदिर के पास जब हम लोग देखे तो एक नीले रंग की पल्सर गाड़ी पर एक व्यक्ति दिखा जिसको रोका गया और वो वही व्यक्ति था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। बिहार की अपनी जल नीति होगी। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है और नीति बनाने में वाल्मीकि संस्था से मदद ली जा रही है। विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही बिहार की जल नीति बनकर तैयार हो जाए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। संसाधन विभाग जो है वो अपने कदम बढ़ाने शुरू कर चुकी है और बताते ये चले कि जल संसाधन विभाग के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सतही जल, भूगर्भ जल, सिंचाई और पेयजल सहित जो है अन्य कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले पानी के दुरुपयोग को रोका जा सके, जल नीति में इसका प्रावधान रहेगा। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। नीति बनाने में वाल्मीकि से मदद ली जा रही है और विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही बिहार की जल नीति बनकर तैयार हो जाए। और बताते ये चले कि अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य सरकार ने 90 के दशक में जल नीति बनाई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना तक जारी नहीं हो सकी। राज्यों के सभी प्रस्तावों पर मंजूरी की बात करने वाली केंद्र सरकार जब जल नीति जो बनाई, नई नीति जो बनाई उसे जो लाया गया उसमें बिहार की आपत्तियों को जो है वो नदारत थी और केंद्र जो है इस बर्ताव के जो है केंद्र के इस बर्ताव के राज्यहित को देखते हुए बिहार सरकार ने अपनी जल नीति बनाने का निर्णय लिया। लगभग एक दशक पहले बिहार सरकार ने जल नीति बनाने की कार्रवाई जो है वो शुरू की, लेकिन वह मामला जो है फाइलों में ही दबकर रह गया। लेकिन अब एक बार फिर से विभाग जो है जल संसाधन विभाग जल नीति बनाने की जो है वो पहल शुरू की है और नीति तैयार करने के लिए पहले राष्ट्रीय जल नीति का अध्ययन जो है वो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में बनी जल नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है और वाल्मीकि की ओर से तैयार किए जा रहे नीति का प्रारूप सार्वजनिक किया जाएगा। आम लोगों के अलावा नदी विशेषज्ञों से भी इस पर सलाह जो है वो ली जाएगी। कार्यशाला और सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बिहार जो है वो जल नीति जो है अपनी बनानी जा रही है और इसकी पहल जो है वो अब शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।